हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू कर रहे हैं। ये आपका क्लास 7th में ज्योग्राफी में हम फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट को शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है, इस चीज को समझो। एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास की चीज है ना, जो भी आपको दिख रहा है या फिर आप कुछ महसूस कर रहे हैं, ये सभी चीजें हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट है। देखो ये सारी जो कंटेंट लिए गए आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए। आप एनसीईआरटी की बुक को अपने पास रख सकते हो बच्चों, सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, सो दैट कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए चीजें क्या क्या इसमें रहने वाली है। देखो, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, वी फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर लिव। मतलब हवा, पानी, खाना और जगह जहां हम रह रहे, ये सब मेरा एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे कि अभी मैं जिस रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा अभी के लिए एनवायरनमेंट है। जहां मैं खड़ा हूँ, लैंड, वो मेरा एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो पानी मैंने पिया है वो मेरा एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनीथिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। देखो कोई भी, देखो अपने आसपास की चीजों को देखो बेटा, जिससे आप सराउंडेड हो ना, वो सब हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे ये देखो, एक चीज जैसे एयर हो गया, वाटर है ना, और किस पर आप खड़े रहते हो, लैंड। ठीक है, एयर, वाटर, फूड, आप खाना खाते हो, सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एनवायरनमेंट है। ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखो, जो एनवायरनमेंट जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। जो एनवायरनमेंट जो है आपका, वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना हो सकता है। मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। while the natural environment refers to both biotic and abiotic। जरा ये समझो बेटा, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। जो एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब होता है ये लिविंग कंपोनेंट की बात करता है एनवायरनमेंट का, और एबायोटिक जो होता है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। ये होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखो बेटा, जो लिविंग होता है, लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे, सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे प्लांट। तो जितने भी लिविंग बीइंग है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो सारा इसमें आएगा। और यहाँ पर कौन सा आएगा, नॉन लिविंग। जैसे ये जो लिखा है ना मैंने, एयर, वाटर, लैंड, ये सब क्या नॉन लिविंग है। ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा एनवायरनमेंट का। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये बड़ा ध्यान से समझना बेटा। टोटल 3 कंपोनेंट है। एक तो नेचुरल हो गया, ये देखो यहाँ पर, एक तो नेचुरल कंपोनेंट हो जाएगा एनवायरनमेंट का, दूसरा हो जाएगा ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन खुद। हम खुद भी तो ये एनवायरनमेंट के एक कंपोनेंट है, एनवायरनमेंट के पार्ट है। जैसे बेटा नेचुरल की बात करें तो एयर, एयर जो होता है इसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो एयर होता है इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ध्यान देना, जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे जो चारों तरफ जो हवा है, ये एटमॉस्फेयर का ही तो पार्ट है। देखो एटमॉस्फेयर में और भी चीजें होती है। एटमॉस्फेयर में जैसे कि आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो जब ये चीजें आएंगी जिस चैप्टर में, मैं वहां पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी देखो, एयर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया। पानी है तो पानी को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर। पानी है तो उसको क्या कह रहे हैं हम, हाइड्रोस्फेयर बेटा। देखो लैंड, लैंड मतलब लिथोस्फेयर। लैंड का मतलब क्या है, लिथोस्फेयर। और जहां पर ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये देखो, ये मान लो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये हो गया लिथोस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। और ये तीनों जहां पे मिल रही है उसको अपन कहते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर वो जगह होती है जहां पर हम रह पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें रहने के लिए हमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, हमें रहने के लिए देखो हवा चाहिए बिल्कुल जीने के लिए, जमीन चाहिए जिस पर आप अपना घर बनाते हो, जिस पर आप रहते हो, हाइड्रोस्फेयर पानी चाहिए,
उसके बाद देखो कुछ ह्यूमन मेड हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं या फिर सराउंडिंग की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन मेड में जैसे बिल्डिंग है हमने बनाई, पार्क्स बनाए हमने, ब्रिजेस बनाए हमने, रोड्स बनाए, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए और कुछ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह जो लगाई जाती है वो सारा का सारा बेटा ह्यूमन मेड में आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन तो कोई खुद भी हो सकता है, जैसे मैं हो गया, जैसे आपकी फैमिली हो जाएगी, जैसे आपकी कम्युनिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, इकोनॉमिक्स, तो सब कुछ, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या है, हमारा हमारा एनवायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है ना, आगे देखते बेटा जी ना, हम तीनों चारों चीजों की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लिथोस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर की बात करेंगे। लिथोस्फेयर जैसा मैंने बताया कि जिस जगह पर आप रह रहे हो ना, जिस सरफेस पे, जिस सतह पर आप रहते हो, इसी को कहते हैं लिथोस्फेयर। ये क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट होता है अर्थ का। एक सेकंड बेटा, क्या होता है ये सॉलिड क्रस्ट होता है ये, ठीक है, जिस पर हम खड़े हैं। टॉप लेयर होता है ये अर्थ का, है ना, टॉप लेयर। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। जैसे कि बेटा ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया सबसे ऊपर का जो सरफेस होता है ना, सबसे ऊपर में तो सरफेस हो गया। और ये जो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ले लूं, इतना हिस्सा, छोटा सा पतला सा, ज्यादा मोटा नहीं, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं मेंटल। इसको क्या कहते हैं, मेंटल। और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं कोर। ठीक है, जो क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत पतला होता है। दो टाइप के क्रस्ट होते हैं। क्रस्ट जो है जमीन, मतलब जमीन, जमीन देखो, एक तो हो जाएगा ओशियन के नीचे वाला, ओशियन के नीचे, तो उसको ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। और एक जो नॉर्मल जो कॉन्टिनेंट वाला जो होता है, इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो बेटा देखो, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग अलग मोटाई होती है, अलग अलग थिकनेस होती है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को। जो ओशियानिक क्रस्ट होता है ये 5 से लेके 8 किलोमीटर मोटा होता है ये। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये थोड़ा मोटा होता है, 30 से 35 किलोमीटर तक ये मोटा हो सकता है। 30 से 35 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्रस्ट हो जाता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जो टॉप लेयर होता है ना अर्थ का, जो सरफेस है, उसको कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। आगे देखते हैं इसी में, इट इज एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस आप नोट्स बना सकते हो यहीं से, आपको यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा कंसर्न करके इसी को आप लर्न कर सकते हो, इसको नोट्स बना सकते हैं। तो लिथोस्फीयर में देखो इरेगुलर सरफेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, प्लेन्स, वैलीज, ये सब चीजें होती है। वैलीज क्या होता है, वैलीज जैसे आप, जैसे एटम, ये पहाड़ वगैरह होते हैं ना, इसमें बहुत जो ऐसे पतली सी खाई होती है, मान लो ये, तो इसको बोलेंगे वैली, इसको बोलेंगे वैली। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशियानिक। तो वही मैंने बोला कि कॉन्टिनेंट के नीचे का क्रस्ट और ओशियन फ्लोर के नीचे का क्रस्ट, दोनों की थिकनेस अलग अलग होती है। अभी हमने बात करी कि 5 किलोमीटर और जो है 30 से 35 किलोमीटर, राइट। उसके बाद लिथोस्फीयर में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपको लिथोस्फीयर में बेटा फॉरेस्ट दिखेंगे, ग्रास लैंड दिख सकती है ना, लैंड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट, लोग रहते हैं। और इट इज आल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। आपका जो ये जो क्रस्ट होता है ना लिथोस्फीयर, इसी में सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि क्रस्ट के नीचे हो जाता है मेंटल और फिर वहां पे मैग्मा वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो उधर मिनरल्स नहीं मिल सकते। मिनरल्स मिलने के चांसेस होते हैं क्रस्ट में, ठीक है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशियानिक क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी। ओके, द डोमेन। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। सेकंड आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में पानी, हाइड्रोस्फीयर में आप किसकी बात करने वाले हो, हाइड्रोस्फीयर में आप बात करने वाले हो वाटर। जितने भी
प्रकार के वाटर हमें दिखते हैं ना, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो लेक्स हो, जो भी आपको वाटर बॉडी दिखती है वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, जैसे लेक्स, रिवर, ये सारी हमने बात कर ली। और हाइड्रोस्फीयर के अंदर में, हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी है, पानी दैट इज वाटर। वाटर के अंदर बेटा जो गैस होती है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, ये घुली हुई होती है, ये डिसॉल्व होती है। क्योंकि वाटर के अंदर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, इसीलिए जो एक्वाटिक लाइफ, मछलियां वगैरह जो उसमें रह पाती है, अदरवाइज नहीं रह पाते ना। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले बच्चों हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर जो एक थिन लेयर होती है ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के ये अर्थ है, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के जो चारों बगल एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हालांकि एटमॉस्फेयर में और भी कई सारी लेयर्स होती है, बट उन लेयर की चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, वो जो चैप्टर में आएगा वहां वो करेंगे। द ग्रेविटेशन, अच्छा ये हवा ऐसे यहाँ पे क्यों है, हवा उड़ क्यों नहीं जाती है? तो उसका एक जवाब है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है भाई? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि अर्थ अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो पानी है, हवा है, ये अर्थ से खिंची हुई रहती है और ये उड़ नहीं जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंसेप्ट है, थोड़ी बड़ी क्लास में ये सब सीखोगे बेटा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कोरिंग हीट ऑफ द सन। तो बेटा ये सब चीज से हमें ये सेव करता है। हार्मफुल रेज, एक आपने सुना होगा शायद, एक रे होती है हार्मफुल रेज में, एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है। अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर होता है बेटा। अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है? स्किन कैंसर। तो जैसे कि अर्थ के ना चारों बगल एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो है, ये सारी के सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, राइट। इसकी वजह से अर्थ तक वो यूवी रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें बेटा, तो एटमॉस्फेयर में मेनली कौन कौन सी गैस है? एटमॉस्फेयर में जो मेनली गैस है वो 3 है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 गैस है बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस देखो कितना होता है, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%। तो मेनली ये 3 गैसेस होती है। ठीक है, हालांकि गैसेस तो 15-16 है, बट आपको ये मोटा मोटी 3 ही याद करनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस द चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर अगर चेंज हुआ तो ये तो बहुत बड़ा फिनोमिना हो गया ना। अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो पूरा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, आगे देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, अभी बताया था बायोस्फीयर, इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पे बात करेंगे हम। ये देखो बेटा, ये देखो, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, और हल्का सा मैं अलग से भी इसको समझा देता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका लिथोस्फेयर, और ये हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर। मतलब ये हो गया आपका वाटर, पानी, ये है एयर, और ये है लैंड। और ये तीनों जगह, तीनों चीजें जहां पर आपको अवेलेबल हो रही है, ये वाली जगह, इसी जगह पर, इसी को कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ही कोई व्यक्ति रह सकता है, कोई स्पीसीज, कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। जैसे हम जहां पर रहते हैं, हमें ये तीनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। जमीन चाहिए, घर बनाओगे ना आप लोग वहां पे। एयर चाहिए सांस लेने के लिए, हवा, पानी पीने के लिए, या फिर
पानी से ही बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है एक छोटा सा एरिया, ये आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट है। उस एनवायरमेंट का एक छोटा सा हिस्सा बायोस्फीयर है, जहां पर चीजें रह पा रही है। ठीक है, ये देखो ये एटमॉस्फेयर हो गया, और यहाँ पर आपको हाइड्रोस्फीयर भी दिख रहा है, और ये देखो लिथोस्फीयर भी आपको दिख रहा है। तो ये तीनों चीजें जहां पर मिल पा रही है वो रीजन कहलाता है बायोस्फीयर। वो रीजन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इसमें ना इकोसिस्टम क्या होता है? अब ये देखो यहाँ पर ना एक मैंने पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखा रखा है। इसमें आपको सब चीज दिख रहा होगा, ये झरना दिख रहा है, यहाँ पर ये बतख इसमें तैर रहे हैं, यहाँ पर ये गाय, हिरण है ना, डियर वगैरह ये सब कर रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब वो जगह होती है हमारे एनवायरमेंट का जहां पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। System formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो ये एनवायरमेंट का एक ऐसी जगह होती है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक साथ रह रही है, ड्यू टू इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है एनर्जी ट्रांसफर का, राइट। जैसे यहाँ पर देखो जो बतखें हैं, ये यहाँ ये जो पानी है, पानी तो नॉन लिविंग है, और पानी में जो मछलियां वगैरह है इसको खाएगी, और इस तरीके से जैसे ये लोग घास चर रहे हैं, घास क्या नॉन लिविंग है। तो दोनों चीजें होती है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो यहाँ पर ये जो बात जो लिखी हुई है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। अरे भाई सुनो, जैसे मैं हूं, तो मैं अगर खाना खा रहा हूं, तो जो फूड या सब्जी जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं कहीं से लेके आ रहा हूं, उसको किसी ने बनाया होगा, उसको या तो किसानों ने उगाया होगा। तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हम, जो है डिपेंड होते हैं कहीं ना कहीं, या तो डायरेक्ट डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्ट डिपेंड होंगे। Often they are also interdependent on each other। वही लिखा है यहाँ पे मैंने, this relation between the living organism, देखो यहाँ पर देखो, relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में there could be an ecosystem, जैसे कि इकोसिस्टम का अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है ना, ये नेचुरल हो गया फॉरेस्ट, और लेक, रिवर है ना, ये एक इकोसिस्टम है। ओशियन एक इकोसिस्टम है। ठीक है, कुछ नेचुरल लेक हो सकता है कि मैनमेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लेक जो है नेचुरल लेक ही होते हैं। और एक्वेरियम, ये आपके घरों में हो सकता है एक्वेरियम, ठीक है, जिसमें छोटा सा रहता है ना, जिसमें मछलियां डाल देते हैं, उसमें वो तैरते रहते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल हो गया। जैसे बेटा गार्डन भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, और देख लो डेजर्ट एक इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पर भी तो रह ही रहे ना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो सकता है कम रहे होंगे, हाँ वहाँ है ना। और उसके बाद आइस, ये भी एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर भी बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं। तो ढेर सारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। हाँ, इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, दोनों तरीके के पॉसिबल है। आगे देखते हैं बेटा जी। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट, अच्छा एक चीज याद रखना, 5 जून को हर साल एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, गर्मियों में एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, देखो ह्यूमन बीइंग बच्चों, हम लोग जो है हम एनवायरनमेंट के पार्ट है। हमारे जो रिश्तेदार है, सब लोग, आप लोग है ना, मैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब लोग एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू। देखो कई चीजें इंसानों ने डायरेक्टली यूज कर ली एनवायरनमेंट की, लेकिन कई चीजों को हमने मॉडिफाई कर दिया और हमने यूज किया। जैसे कि आपको एक एग्जांपल की बात करूं, जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर मतलब जो कच्चा लोहा होता है, जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें,
ये डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन इसको बेटा मॉडिफाई करके हम लोहे की कितनी सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके बाद जैसे क्रूड ऑयल है, ये हमें डायरेक्ट मिलता है, बट इसको हम डायरेक्ट यूज थोड़ी नहीं करते। इससे बेटा पेट्रोल बनाया जाता है ना, इससे डीजल बनाए जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या तो हमने अपने अंदर मॉडिफाई कर लिया, या एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें मिली उसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करने लग गया। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन, पहले स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग थे वो नेचुरल सराउंडिंग पर निर्भर थे, जैसे कि नदी है, नदी में नहा लिया सीधा, है ना। अब क्या करते, अब नदी में नहीं नहाते, अब वहां पे टैप लगाएंगे, उसको घर तक उस पानी को लेके आएंगे तब नहाएंगे, तो मॉडिफाई किया ना। आगे देखो, दे लेड अ सिंपल, ये सब हो गया। आगे देखो, विद टाइम नीड ग्रू, समय के साथ जो है लोगों की जरूरतें बढ़ी और ह्यूमन ने इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख लिया, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, इंसानों ने क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया, एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, इसकी वजह से सेटलमेंट्स बनी, गांव बने आगे चल के। उसके बाद व्हील, पहियों का आविष्कार किया। पहियों का आविष्कार करने से जो सरप्लस, पहियों का आविष्कार करने से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हुई। जो अनाज, जो ग्रेन, जैसे फार्मर जो कृषि करते हैं, जो ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो सरप्लस प्रोड्यूस होने लगा। सरप्लस प्रोड्यूस होने से बार्टर सिस्टम की शुरुआत हो गई। बार्टर सिस्टम ये होता है कि जैसे आपने एक सामान दिया, उसने आपको दूसरा सामान दिया, तो लेन देन की प्रक्रिया होती है गुड्स के बीच में, चीजों के बीच में, कोई पैसे वैसे नहीं होते उसमें। बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं। ट्रेड स्टार्ट हुआ, है ना, ट्रेड स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भी आया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन है बड़े लार्ज स्केल पे होना चालू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन भी और फास्ट हो गई। उसके बाद में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। अब तो आपको पता ही है कितना ज्यादा, अभी जो मैं आप तक ये जो डेटा पहुंचा रहा हूँ, ये जो लेक्चर या वीडियो आप तक पहुंच रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी, कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया, फोन पे हम बात कर सकते हैं। स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में बहुत तेजी से ये चीज का फैलाव हो गया। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो को देखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।